वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 जून 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? मेटे फ्रेडरिक्सन। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डेनमार्क के जो राजा हैं, जो वहाँ के किंग हैं, फ्रेडरिक 10, उनके द्वारा फ्रेडरिक्सन को प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, डेनमार्क में राजा हैं तो राजा के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। यानी कि फ्रेडरिक 10 ने फ्रेडरिक्सन को नियुक्त किया है। दोस्तों, मेटे फ्रेडरिक्सन 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी, तब से वो लगातार इस पद पर बनी हुई हैं और अभी 4 पार्टियों का गठबंधन हुआ है और गठबंधन की सरकार डेनमार्क में बनी है। डेनमार्क की बात करें तो ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डेनमार्क और कैपिटल क्या है इसकी? कोपेनहेगन। फ्रेडरिक 10 यहाँ के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन और डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो ग्रीनलैंड है और फैरो द्वीप है, ये डेनमार्क साम्राज्य की स्वायत्त क्षेत्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे थे। तो जो ग्रीनलैंड है वो एक द्वीप है और वो किसके अंडर आता है? वो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। अभी जो 2026 का विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया गया था, उसमें डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं जेनेज जानसा। कोस्टा रिका की राष्ट्रपति बनी है लौरा फर्नांडीज डेलगाडो। नेपाल के नए पीएम बने हैं बालेंद्र शाह। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान। कोसोवो के पीएम अल्विन कुर्ती। जापान की पीएम बनी है सनाए ताकाइची और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। यमन के पीएम सया मोहसिन अल जिंदानी और गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोम्बोया हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यानी 2027 से 2028 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। यानी कि आपके ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रिया इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है उसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। तो 5 मेंबर स्थायी होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, बाकी जो 10 मेंबर होते हैं वो अस्थायी होते हैं और उनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है, यानी 2 साल का उनका कार्यकाल होता है। तो अभी 5 नए देश चुने गए हैं 2 साल के लिए। ठीक है, तो वो 5 देश कौन कौन चुने गए हैं? तो इसमें ऑस्ट्रिया है, किर्गिस्तान है, पुर्तगाल है, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे। ये 5 देश चुने गए हैं। अब जब 5 देश चुन लिए गए हैं तो 5 देश हटाए भी जाएंगे। तो कौन कौन से देश हटाए जाएंगे? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ठीक है, तो इनके स्थान पर ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है आने वाले 2 साल के लिए। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम होता है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके टोटल मेंबर हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो पावर प्राप्त है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। हाल ही में नासा के द्वारा किस मिशन को निष्क्रिय घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा मैवेन। तो दोस्तों, मैवेन नाम के मिशन को हाल ही में नासा के द्वारा निष्क्रिय घोषित किया गया है।
अब दोस्तों हुआ क्या है कि जो मैवेन मिशन था ये मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। ये सुचारू रूप से काम कर रहा था, लेकिन दिसंबर में इसमें गड़बड़ी आ गई और इसकी जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई और अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो अब नासा ने इसको निष्क्रिय घोषित यानी इनएक्टिव घोषित कर दिया है। तो दोस्तों दिसंबर 2025 में इसका संपर्क टूट गया था, अब इसे निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। मैवेन की अगर हम बात करें तो इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था और ये मंगल के चारों ओर घूम रहा था और मंगल ग्रह के डेटा को पृथ्वी पर भेज रहा था, नासा को भेज रहा था। और इसको मंगल के वायुमंडल, वहाँ के जलवायु और उसके विकास का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था और इसने बहुत सारा डेटा भी भेजा है नासा को। तो इसने मंगल के वायुमंडल से गैसों के पलायन और वहाँ पर जो सौर तूफान आते हैं उसका क्या प्रभाव होता है और वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी नासा को प्रदान की है। ठीक है, तो मैवेन मिशन को हाल ही में नासा के द्वारा निष्क्रिय घोषित किया गया है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और CBFC के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा पहलाज नेहलानी। तो पहलाज नेहलानी का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष थे। तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों उन्होंने CBFC के अध्यक्ष के रूप में 2015 से 2017 तक काम किया है। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे आँखें, अंदाज, तलाश, जूली 2, ये इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। हाल ही में हुए निधन भी एक बार देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे N भास्कर राव, उनका निधन हुआ है कुछ समय पहले। महान गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ है। असम के फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का निधन हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिना किदवई का, अमेरिका के पर्वतारोही जिम वेटकर का, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हुआ है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी और रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का कुछ समय पहले निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों गुजरात में हाल ही में ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा कौन सा काम किया गया है? तो दोस्तों ऑपरेशन डेल्टा हंट के द्वारा गुजरात राज्य में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, उनकी जांच की गई है। ठीक है, तो 501 जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको अब तक हिरासत में लिया गया है और 6200 संदिग्धों की जांच की जा रही है। तो ये जो ऑपरेशन है ये अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा और मोरबी सहित गुजरात के कई क्षेत्रों में चलाया गया है और वहाँ से जो अवैध बांग्लादेशी नागरिक थे उनको हिरासत में लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपको याद रखना है, जैसे ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम राज्य में चलाया गया था कुछ समय पहले। वहाँ पर हिमस्खलन हो गया था और वहाँ पर पर्यटक फंस गए थे तो उनको बचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस एनसीबी और दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक आई, तो ये अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी इसके द्वारा। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दर्रे पर टनल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फोटूला दर्रा। तो लद्दाख में फोटूला दर्रा है, तो वहाँ पर एक टनल बनाई जानी है। तो इस प्रोजेक्ट को हाल ही में केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है और ये जो टनल है ये NH फर्स्ट यानी कि जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है उस पर बनाई जाएगी और इसकी जो लागत होगी वो 1196 करोड़ के आसपास होगी और ये जो टनल बनाई जाएगी इसकी लंबाई होगी 2.65 किलोमीटर की।
फोटुला दर्रा लगभग 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उरी, श्रीनगर, लेह राजमार्ग गलियारे का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इस सुरंग के बनने से यात्रा की जो दूरी है वो लगभग 8.5 यानी 8.5 किलोमीटर कम हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि NH जो फर्स्ट है या NH नंबर 1 है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो लद्दाख में है और ये उरी, श्रीनगर, लेह को जोड़ता है, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये फैला हुआ है और ये उरी, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा ये ऊपर का लद्दाख है, नीचे का जम्मू कश्मीर है और ये है NH फर्स्ट, तो ये उरी से और लेह तक जाता है, बीच में कारगिल वगैरह आते हैं। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। तो दोस्तों अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, तो उन्हें हाल ही में स्पेन के द्वारा प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किया गया है और मेसी इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं। यह पुरस्कार स्पेन में प्रदान किया जाएगा और इससे पहले यह पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स ये कहाँ की हैं दोस्तों, ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। माइकल शूमाकर, इन सभी को ये मिल चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको याद रखना है, तो देखिए रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया है 2026 में, हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री, सविता पुनिया जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं इन्हें पद्मश्री दिया गया है, कार्लोस अल्कराज जो कि टेनिस के हैं तो इन्हें लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। शुभमन गिल को BCCI का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया था। हार्दिक सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव के रूप में किस गांव को डेवलप किया गया है, आंसर हो जाएगा चुमुर। तो जो चुमुर गांव है ये लद्दाख में है और ये भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव बना है और ये जो चुमुर गांव है ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है और इसको हाल ही में डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है, यानी कि इस गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं। इसके अलावा ये पर्यटन में भी सक्षम हो गया है और आर्थिक रूप से भी मजबूत है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसका उद्देश्य यह है कि भारत के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप करना। ठीक है, यानी कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, भारत चाइना की सीमा से लगे हुए हैं, तो ऐसे गांवों को डेवलप किया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। ये 2023 में शुरू हुआ था प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार कौन सा देश बना है, तो ये हमारा प्यारा भारत बना है। तो भारत ने वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, 155 गीगावाट हो गई है या इससे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 2025 में भारत ने 37 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड सौर क्षमता जोड़ी है, जिससे वह चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है सौर ऊर्जा संवर्धन के मामले में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है, आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने इंटेल इंडिया के सहयोग से हाल ही में अपने कैंपस में इंडिया AI डेटा लैब का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। और ये जो कैंपस में इंडिया AI डेटा लैब स्थापित किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा डेटा साइंस का कौशल प्रदान किया जाए, जिससे उनकी जो रोजगार क्षमता है वो बढ़े। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप लुसेंट का कोर्स और इसके अलावा अर्जुन GS फाउंडेशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों
प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, तो इन कॉम्बो पैक को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट और आपको जीके, करंट अफेयर्स, इन सभी के टेस्ट मिल जाएंगे। और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो खलील उर रहमान बने हैं, बांग्लादेश के हैं। रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किस विमान से किया गया है? सुखोई 30 MKI से। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। सीनियर डिप्लोमेट विपुल को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? सऊदी अरब। 4 जून 2026 से पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? अहमदाबाद में। किस नेशनल पार्क ने हाल ही में इको शॉप लॉन्च किया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। NPCI ने हाल ही में किस देश में UPI भुगतान सुविधा शुरू की है? कंबोडिया। हाल ही में भारत दौरे पर आई वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? डेल्सी रोड्रिगेज। पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस मीनाक्षी M राय। वेटिकन के संचार विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली गैर धार्मिक महिला कौन बनी है? मारिया मोंटसेराट अल्वाराडो। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट मापक यंत्र और उनके उपयोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें अल्टीमीटर की, तो ये विमानों की ऊंचाई मापने में काम आता है। अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनेमोमीटर हवा की गति, वेग और दिशा को मापने के लिए। ऑडियोफोन सुनने की क्षमता में सुधार करने के लिए। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों का लगातार अभिलेखन करने के लिए। और क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि और विकास का पता लगाने के लिए। क्रोनोमीटर तो जहाज़ों में सही समय जानने के लिए लगाई जाने वाली घड़ी है। कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापन करने के लिए। डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और झटकों को मापता है। और वोल्टमीटर तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर रियाद बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने स्थायी सदस्य हैं? ठीक है, यानी परमानेंट मेंबर कितने हैं UNSC में? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उनके नाम भी बताइएगा। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। बाकी आपको PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी आप फॉलो कर लें, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।